कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ों को दिखाते हुए, जहां लोग कहते हैं कि बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम था माउंटेन किंग, जो कि वो इन पहाड़ों में कई दिनों से सो रहा होता है। लेकिन अगर कोई उसके पास जाता है तो वो इंसान कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता। और वहीं जंगल में मौजूद एक राज्य की राजकुमारी की शादी अगर 18 साल से पहले नहीं हुई तो वो मॉन्स्टर जाग जाएगा और राजकुमारी को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी राजकुमारी को दिखाया जाता है। उस राजकुमारी का नाम क्रिस्टीन था और कुछ ही दिनों में उसका 18वां जन्मदिन आने वाला था। इसलिए राजा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्रिस्टीन के लिए लड़का ढूंढ रहा था। फिर एक दिन राजकुमारी से शादी करने के लिए पास के ही एक राज्य से एक राजकुमार आता है जिसका नाम था फेट्रिक, और तभी वो क्रिस्टीन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। अब भले ही उसकी लंबी फेंकने से राजा और कुछ लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन क्रिस्टीन पूरी तरह से समझ जाती है कि वो एक बहुत बड़ा फेंकू है, इसलिए वो उससे शादी करने से साफ मना कर देती है। पर राजा उसे शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। अब ये सारी बातें सुनकर क्रिस्टीन काफी परेशान होकर अपने घोड़े पर बैठकर पहाड़ों की तरफ भाग जाती है। और इधर जब राजा क्रिस्टीन को देखने आता है तो वहाँ क्रिस्टीन का एक पुतला मौजूद था, जिसे देखकर राजा काफी डर जाता है और तुरंत क्रिस्टीन को ढूंढने में लग जाता है। इसके बाद हम एस्बन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जंगल में जाकर कुछ खाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था। और जब वो एक पुल से गुजरता है तो वहीं से क्रिस्टीन भी अपने घोड़े के साथ उसके बाजू से निकलती है, जिससे एस्बन को एक धक्का लगता है और वो सीधा जाकर नीचे पानी में गिर जाता है। ये देखकर क्रिस्टीन घबराते हुए पानी में देखती है तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। इसीलिए वो एस्बन को देखने के लिए पुल के अंदर जाती है तो उसे वहाँ उसका सिर्फ बैग तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन उस बैग को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ा ही रही थी कि तभी एस्बन उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ पानी में गिरा देता है। इसके बाद एस्बन क्रिस्टीन को अपना नाम बताता है, पर क्रिस्टीन को उससे कोई मतलब नहीं था। तभी एस्बन उससे कुछ खाने को कहता है। अब भूखा होने की वजह से क्रिस्टीन उसका पूरा खाना खा जाती है। इसके बाद जब क्रिस्टीन जाने लगती है तो एस्बन जाते जाते उसका नाम पूछता है। इस पर क्रिस्टीन कहती है, अगर किस्मत में हमारा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और एस्बन भी अब अपने घर आ जाता है, जहाँ उसके दो भाई बियर और पाल उसका इंतजार कर रहे थे। इसी बीच एस्बन के पिता वहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं कि खाना कहाँ है। इस पर वो उन्हें जंगल में जो उसके साथ हुआ वो सारी बातें बताने लगता है, पर किसी को भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसके पिता गुस्से में उससे कहते हैं, तुम्हें बस एक काम दिया था पर वो भी तुम अच्छे से नहीं कर पाए। इस पर एस्बन अपने पिता से माफी मांगता है। इसके बाद एस्बन के पिता बियर और पाल के साथ कुछ सामान लेने के लिए मार्केट चले जाते हैं और जाते जाते एस्बन को घर का ध्यान रखने को कहते हैं। अब रात हो जाती है और एस्बन अपने घर में आग जलाकर बैठा ही था कि तभी उसे जंगल में से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए वो अपनी तलवार को उठाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन इसी दौरान उसकी तलवार की वजह से घर में आग लग जाती है। ये देखकर एस्बन घबराते हुए उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है, पर आग उसके काबू में नहीं आती और देखते ही देखते उसका पूरा घर जल जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में घूम रही थी, पर तभी उसका घोड़ा किसी चीज से डर जाता है और क्रिस्टीन को नीचे जमीन पर गिराकर वहां से तेजी से भाग जाता है। जिसके बाद क्रिस्टीन को भी जंगल में बहुत भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें सुनकर वो तेजी से वहां से भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उस पर कोई हमला कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन एस्बन के पिता और भाई जब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर अब पूरी तरह से राख बन चुका है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने और कैसे क्यों किया। उनकी सारी सेविंग जल चुकी थी और साथ में एस्बन की माँ की एक लौती फोटो भी पूरी तरह जल गई थी, जिसे एस्बन के पिता ने संभाल कर रखी हुई थी। इसके बाद एस्बन वहाँ आकर अपने पिता को बताता है कि उसने रात में कोई दानव देखा था और उसी की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन जले हुए घर और एस्बन का चेहरा देखकर उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। वो अब समझ चुके थे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी बीच फेट्रिक अपने कुछ सैनिकों के साथ वहाँ आता है जो कि पूरे जंगल में क्रिस्टीन को ढूंढ रहे थे। वो एस्बन के पिता से पूछते हैं, क्या तुम में से किसी ने राजकुमारी को यहाँ आते हुए देखा है? इस पर एस्बन के पिता और भाई साफ साफ मना कर देते हैं, पर तभी फेट्रिक एस्बन की तरफ देखकर उसे नोटिस करता है और उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर फेट्रिक को उस पर शक होने लगता है। इसलिए फेट्रिक सीधा एस्बन से पूछता है, कहाँ है वो लड़की? पर एस्बन डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता। इसीलिए फेट्रिक गुस्से में आकर अपनी तलवार को एस्बन के गले पर रखकर धमकाने लगता है। इसी बीच एस्बन के पिता बीच में आकर कहते हैं, ये तो पागल है, इसे हर जगह दानव दिखाई देते हैं जिनसे ये काफी डरा हुआ है। ये सुनकर फेट्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। फिर फेट्रिक उन्हें पैसों का लालच देते हुए कहता है,
जो भी राजकुमारी को ढूंढने में मेरी मदद करेगा तो मैं उसे उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा इनाम दूंगा, और जो भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे एक राज्य का राजा बना दिया जाएगा। इतना कहते ही फेड्रिक अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद एस्बन के पिता बियर और पाल से कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर राजकुमारी को ढूंढना होगा, क्योंकि अब अगर वो इनाम हमें मिल गया तो हम अपना घर फिर से बना लेंगे। इसलिए वो बियर और पाल से राजकुमारी को ढूंढ कर लाने को कहता है। ये सुनकर एस्बन अपने पिता से पूछता है कि मैं क्या करूं। इस पर उसके पिता उससे कहते हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, पर अब यहाँ वापस लौटकर मत आना। एस्बन अपने पिता के मुंह से ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ देर बाद वो छुपके से अपने भाइयों के पीछे चला जाता है, क्योंकि वो भी राजकुमारी को ढूंढना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद एस्बन को झाड़ियों में एक टूटा हुआ आईना दिखाई देता है, जिसे वो उठाकर अपने बैग में रख लेता है। वो सोचता है कि शायद ये आईना उसके कुछ काम आ जाए। अब थोड़ा आगे चलने के बाद एस्बन को वहाँ किसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई मदद मांग रहा हो। एस्बन उसकी मदद करना तो चाहता था, पर तभी बियर कहता है, हमें इधर उधर देखकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें राजकुमारी को ढूंढना है। पर एस्बन अपने भाइयों को इग्नोर करके उस आवाज का पीछा करता हुआ उसकी ओर चला जाता है। थोड़ा आगे ही जाकर वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत, जो कि डायन जैसी लग रही होती है, वो एक लकड़ी के बीच फंसी हुई थी और उसकी नाक उसमें अटकी हुई थी। ये देखकर एस्बन उसके पास जाता है और उस लकड़ी को हटाने में उसकी मदद करता है, जिससे वो डायन अब आजाद हो जाती है। और वो एस्बन से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? इस पर एस्बन बताता है कि मैं राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर वो डायन कहती है, अब तक तो राजकुमारी को दानव उठाकर ले गया होगा। ये सुनकर एस्बन काफी परेशान हो जाता है। अब डायन उसे बताती है कि उस दानव को मारकर राजकुमारी को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एक जादुई तलवार, जो कि एक नदी के बहुत ही नीचे है। एस्बन उससे पूछता है, वो तलवार मुझे कैसे मिलेगी? इस पर डायन उसे एक जादुई नक्शा देती है, जिसमें दुनिया में कहीं पर जाने का रास्ता पता चल सकता है। जब एस्बन जैसे ही उस मैप को खोलकर देखता है तो वो पूरी तरह से खाली था। जिस पर डायन उसे बताती है, तुम्हें इस नक्शे से गिनती करनी होगी, तभी ये नक्शा तुम्हें रास्ता बताएगा। इतना कहते ही वो डायन वहाँ से चली जाती है और एस्बन भी उस नक्शे को लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह पहुँचता है जहाँ उसे जमीन पर पड़े क्रिस्टीन के गहने मिलते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि जहाँ वो खड़ा था वहाँ एक बहुत ही बड़े पैर का निशान बना हुआ था। इसके बाद हमें एक राजा दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी के मिसिंग होने की वजह से काफी ज्यादा उदास था। इसी बीच उससे मिलने के लिए उसका मैनेजर वहां आता है, जो कि उन्हें बताता है कि हमें उस घोड़े की हड्डियां मिली हैं जिसे राजकुमारी अपने साथ ले गई थी। साथ ही बताता है कि वहां हमें एक बहुत बड़ा दांत भी मिला है। ये देखकर राजा को पूरा यकीन हो जाता है कि माउंटेन किंग वाली बात बिल्कुल सही थी और अब उसकी बेटी की जान खतरे में है। इसके बाद हम क्रिस्टीन को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है। वो देखती है कि वो एक बहुत ही विशाल गुफा में कैद है। तभी क्रिस्टीन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच एक होल में से एक बहुत ही बड़ा हाथ निकल कर आता है और क्रिस्टीन को खाने के लिए मीट देता है। इतना बड़ा हाथ देखकर क्रिस्टीन बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके खाना उठा लेती है। इधर एस्बन के दोनों भाई जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें जंगल के बीच में रखी एक टोकरी के अंदर सुनहरे रंग के बहुत सारे सेब दिखाई देते हैं। दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए वो दोनों उन सेबों को खा लेते हैं। तभी वहाँ कुछ सुंदर लड़कियां आती हैं, जो उन्हें खाने का लालच देकर उन दोनों को अपने साथ एक गुफा में ले जाती हैं। वहाँ उन्हें वो बहुत ही सारा खाना खिलाती हैं। वो लड़कियां उनके करीब आती हैं और उन्हें सेब खाने को कहती हैं। दूसरी तरफ एस्बन उस जादुई नक्शे के जरिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां रास्ता खत्म हो जाता है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि अब उसे कहां जाना चाहिए। तभी उसे भी जमीन पर पड़ा वही सुनहरा सेब मिलता है, जिसे वो बिना सोचे समझे खा लेता है। सेब खाते ही वो अचानक से एक गुफा में आ पहुंचता है। ये देखकर वो हैरान होते हुए आगे बढ़ता है, पर आगे जाते ही वो देखता है कि उसके दोनों भाई भी वहीं पर मौजूद थे और उन खूबसूरत लड़कियों के साथ खाना खा रहे थे। तभी एक लड़की एस्बन को भी खाना खाने के लिए बुलाती है, पर जैसे ही एस्बन टेबल पर बैठता है तो उसे वो खाना नहीं बल्कि कीड़े दिखाई देते हैं और वो लड़कियां भी उसे खूबसूरत नहीं बल्कि चुड़ैल लग रही थीं। ये सब देखकर एस्बन की तो पैंट ही गीली हो जाती है। वो पूरी तरह से समझ जाता है कि उसके भाई अब खतरे में हैं। इसी बीच एक लड़की एस्बन को खाने के लिए एक सेब देती है, पर एस्बन उस सेब को ले तो लेता है, लेकिन वो खाने का नाटक करके उस सेब को नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो सेब नीचे जमीन पर गिरता है तो उनका माया जादू वहीं पर टूट जाता है, जिससे एस्बन को अब वो चुड़ैलें अपने असली रूप में दिखाई देने लगती हैं।
एस्बन उन्हें ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे इस माया के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो, इसलिए वो तुरंत अपने भाइयों के पास जाकर उन्हें वहाँ से मिशन पर चलने को कहता है और उन्हें जैसे तैसे समझाकर वहाँ से ले जाने लगता है। पर वो चुड़ैलें एस्बन का प्लान समझ जाती हैं और वो अपने असली रूप में आकर उन पर तेजी से हमला करना शुरू कर देती हैं। ये देखकर एस्बन और उसके भाई वहाँ से तेजी से भागना शुरू करते हैं और जैसे तैसे करके उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं तो गुफा का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद एस्बन अपने भाइयों से कहता है, जैसे ये चुड़ैलें सच थीं, वैसे ही दानव भी सच है। अब ये सब देखकर बियर और पाल को भी दानव वाली बात सच लगने लगी थी। इसके बाद वे तीनों एक होटल के पास पहुंचते हैं। दरअसल वे तीनों काफी ज्यादा भूखे थे और पाल अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए बियर ने एस्बन को उस होटल में जाने के लिए मना लिया। फिर होटल के अंदर जाकर पाल सबके लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। वहीं उस होटल में फेट्रिक और उसके कुछ सिपाही भी मौजूद थे। अब एस्बन छुपके से उस नक्शे से पूछता है कि जादुई तलवार कहाँ है, तो नक्शा उसे होटल में ही कहीं का रास्ता दिखाता है। वहीं मौजूद फेट्रिक का एक साथी उसे एस्बन के बारे में बताता है। ये सुनकर फेट्रिक सीधा एस्बन के पास जाकर पूछता है, क्या तुम्हें राजकुमारी के बारे में या फिर जादुई नक्शे के बारे में कुछ पता चला? अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तभी बियर ने एस्बन को उसे सब कुछ बताने का इशारा किया ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन तभी एस्बन फेट्रिक से कहता है, तुम राजकुमारी से प्यार नहीं करते, तुम्हें बस उसका राज्य चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें ना तो ये नक्शा दूंगा और ना ही कुछ बताऊंगा। ये सुनकर फेट्रिक गुस्से में अपनी तलवार से एस्बन पर हमला करने की कोशिश करता है। अब ये देखकर एस्बन को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो तुरंत टेबल पर रखी खाने की प्लेट को उठाकर फेट्रिक के मुंह पर तेजी से मार देता है, जिससे वहाँ तेज लड़ाई होना शुरू हो जाती है। पर इस लड़ाई में बियर और पाल भी एस्बन का साथ दे रहे थे। लेकिन इधर फेट्रिक एस्बन पर तलवार तान देता है और उसे तेजी से टेबल पर गिरा देता है। जैसे ही फेट्रिक टेबल पर चढ़ता है तो उसका पैर वहाँ मौजूद एक मोटे की खाने की प्लेट में जाकर रख जाता है, जिससे वो मोटा गुस्से में आकर फेट्रिक को उठाकर तेजी से दूर फेंक देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर एस्बन और उसके दोनों भाई तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन फेट्रिक अभी भी उनका पीछा कर रहा था। अब वो तीनों भागते हुए एक बहुत ही गहरी खाई के पास आ जाते हैं जहाँ एक झरना बह रहा था। इसी बीच फेट्रिक भी वहाँ आ पहुँचता है, लेकिन एस्बन अपनी समझदारी के साथ उस नक्शे और अपने दोनों भाइयों को लेकर उस झरने में छलांग लगा देता है। अब पानी से बाहर आते ही बियर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो एस्बन से कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। अच्छा होता जो तुम हमारे परिवार का हिस्सा ही नहीं होते, जिससे उन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन पाल उन दोनों को रोकता है और कहता है, ये लड़ाई करने का समय नहीं है। अब गुस्से में बियर एस्बन से नक्शा लेते हुए कहता है कि अब आगे का रास्ता मैं देखूंगा। इसके बाद वे तीनों दोबारा से जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही एस्बन को रास्ते में एक भालू की खाल मिलती है, जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस्टीन को, जो कि सोने का नाटक करते हुए अपने दिमाग में एक प्लान बना रही थी। और जब वो दानव उसे छूने की कोशिश करता है तो क्रिस्टीन तेजी से उसकी उंगली पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे उस दानव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस्टीन को पकड़कर उल्टा लटका लेता है। और जब क्रिस्टीन उस दानव को पहली बार देखती है तो वो दानव दोबारा से उसे उस पार फेंक देता है। दूसरी तरफ एस्बन और उसके भाई उस नक्शे के जरिए एक जगह पहुंच जाते हैं जहां चारों साइड घना कोहरा छाया हुआ था। ये कोहरा इतना ज्यादा था कि वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से एस्बन अपने भाइयों से बिछड़ जाता है। लेकिन इधर बियर और पाल के सामने फेट्रिक और उसके सिपाही आ जाते हैं। तभी फेट्रिक उनसे पूछता है कि एस्बन कहाँ है। इस पर बियर और पाल झूठ बोल देते हैं कि एस्बन खाई में कूदने की वजह से मर गया। लेकिन फेट्रिक को उनकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि एस्बन के पास जादुई नक्शा है। इधर एस्बन उस घने कोहरे को पार करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार वो उस नदी के पास पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे नक्शे ने बताया था। इसीलिए एस्बन बिना देरी किए उस ठंडी नदी के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर एस्बन अकेला नहीं था, बल्कि कुछ मगरमच्छ पानी के अंदर पहले से ही मौजूद थे, जिस वजह से वो मगरमच्छ एस्बन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पर एस्बन उस जादुई तलवार की मदद से उन मगरमच्छों को मारते हुए नदी से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो वहाँ से तेजी से अपने भाइयों को ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी ही दूर आते ही एस्बन को उसके भाई एक पेड़ से बंधे हुए दिखाई देते हैं, जो कि फेट्रिक और उसके सैनिकों के कैद में थे। फेट्रिक के पास वो नक्शा भी था जो उसने बियर से छीन लिया था और एस्बन छुपकर उन्हें देख रहा था। तभी उसे वो भालू की खाल याद आती है, जिससे वो एक प्लान बनाता है। वो भालू की खाल पहनकर तेजी से उनकी तरफ जाता है और दानव जैसी आवाज निकालने की कोशिश करता है, जिसे देखकर फेट्रिक और उसके साथी तेजी से डर जाते हैं। लेकिन एस्बन को उस खाल के अंदर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो भागते हुए एक आदमी से जाकर टकरा जाता है और नीचे जमीन पर गिरने से उसके चेहरे से वो खाल हट जाती है और सबको पता चल जाता है कि ये तो एस्बन है। और फेट्रिक गुस्से में उसे पकड़ लेता है। फेट्रिक के पास अब वो जादुई नक्शा था और वो नक्शे से ही उस दानव की गुफा का रास्ता पूछता है। अब नक्शे से रास्ता
रास्ता देखने के बाद फेट्रिक वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एस्बन फेट्रिक से पूछता है, तुम राजकुमारी का क्या करोगे? इस पर फेट्रिक कहता है, मुझे तो बस उसका राज्य चाहिए और मैं उससे शादी करने के बाद उसे जान से मार दूंगा। ये सुनकर एस्बन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इसके बाद फेट्रिक एस्बन और उसके भाइयों को लेकर उस दानव की तरफ बढ़ने लगता है। अब रास्ते में वे लोग खाना खाने के लिए एक जगह रुकते हैं। तभी उन्हें दूर कहीं से उसी दानव की एक भयानक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनते ही फेट्रिक और उसके साथी डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं मौजूद एस्बन और उसके भाई भी आवाज सुनकर काफी डर गए थे, इसीलिए वे लोग एक पत्थर की मदद से अपनी रस्सी काट लेते हैं, जिससे वे तीनों आजाद हो जाते हैं। अब वहीं वो दानव भी आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा और खतरनाक होता है और वो फेट्रिक के एक साथी को पकड़कर खा जाता है। इसलिए घबरा कर फेट्रिक अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी के साथ एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जब वो दानव उस पेड़ के पास आता है तो फेट्रिक अपनी जान बचाने के लिए अपने एक साथी को नीचे गिरा देता है ताकि वो दानव उसके साथी को खा ले और वो बच जाए। लेकिन उस दानव को पता चल जाता है कि फेट्रिक इस पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है, इसलिए वो दानव जोर जोर से उस पेड़ को हिलाना शुरू कर देता है। अब पेड़ के हिलने से फेट्रिक घबराते हुए और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दानव उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो दानव उस गुफा के पास जाता है जहाँ एस्बन और उसके भाई छुपे हुए थे। तभी वो दानव पाल को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अपने भाई को जाता देख एस्बन तेजी से रोने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अगर वो अपने भाइयों से अलग नहीं होता या फिर वो पहले दानव वाली बात न करता तो ये सब होता ही नहीं। वहीं मौजूद बियर थोड़ा समझदार था, तो वो एस्बन के पास जाकर उसे समझाता है कि अभी रोने का समय नहीं है, क्योंकि हमें मिलकर पाल को बचाना होगा, नहीं तो वो दानव पाल को मार डालेगा। इसलिए वो दोनों भाई पाल को बचाने के लिए उस दानव को हराने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दानव फेट्रिक और पाल को लेकर गुफा में आ चुका था और उस गुफा के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए फेट्रिक बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसी बीच फेट्रिक को वहाँ क्रिस्टीन मिलती है। फेट्रिक क्रिस्टीन के पास जाता है और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो क्रिस्टीन से झूठ बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। लेकिन वहीं मौजूद पाल, जो कि एस्बन की वजह से सच और झूठ पहचानना सीख गया था, वो फेट्रिक की पोल खोल देता है। पाल राजकुमारी से कहता है, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि ये तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें मारना चाहता है ताकि तुम्हारे बाद ये तुम्हारे राज्य पर राज्य कर सके। ये सुनकर क्रिस्टीन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो एक हड्डी उठाकर फेट्रिक के सिर पर मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। अब क्रिस्टीन पाल से पूछती है, तुम कौन हो? इस पर पाल कहता है, मैं एस्बन का भाई हूँ। ये सुनते ही क्रिस्टीन को एस्बन याद आता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो पाल से पूछती है, क्या एस्बन हमें बचाने आएगा? इस पर पाल कहता है, वो जरूर आएगा। दूसरी तरफ एस्बन और बियर उस दानव की गुफा में जाने की तैयारी करते हैं। तभी एस्बन एक कांच का गिलास लेता है और उसमें कुछ जुगनू इकट्ठा करता है ताकि वे उन जुगनुओं की रोशनी की मदद से उस गुफा में जा सकें और उसी रोशनी की वजह से वो दोनों उस दानव की गुफा के अंदर चले जाते हैं। पर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये गुफा बहुत ज्यादा बड़ी थी और उसमें कई सारे रास्ते दिखाई दे रहे थे। तभी वो जुगनुओं की रोशनी से एक रास्ता चुनते हैं और उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, पर वो रास्ता ना भटक जाए इसलिए वे एक पत्थर पर एक धागा बांधकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एस्बन एक गड्ढे में घुस जाता है। वो उस गड्ढे में गिरने ही वाला होता है कि तभी वो अपनी जादुई तलवार से लटक जाता है और जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसे वहाँ पाल और क्रिस्टीन दिखाई देते हैं। उन दोनों को सही सलामत देखकर एस्बन और बियर काफी खुश होते हैं। तभी एस्बन बियर को बताता है कि पाल और क्रिस्टीन नीचे हैं, इसलिए बियर एस्बन को जल्दी से ऊपर खींचता है। इसके बाद वो दोनों एक रस्सी की मदद से पाल और क्रिस्टीन को भी उस होल से ऊपर खींच लेते हैं और अब उन्हें उस दानव की गुफा से बाहर निकलना था। लेकिन बाहर जाने का रास्ता वही था जहाँ से दानव गुफा के अंदर जाता है और दानव भी उसी रास्ते के बीचों बीच सो रहा था और अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें उसकी पूंछ के ऊपर से निकलना होगा। तभी वे सभी उस दानव के पास से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो ये करने में बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वे चारों जैसे तैसे करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब आखिर में फेट्रिक की बारी थी, जो डरते हुए उस दानव के पास से निकलने की कोशिश करता है, पर वो गलती से उसकी पूंछ से जाकर टकरा जाता है, जिससे दानव जाग जाता है। ये देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, पर वो दानव उनके पीछे ही था। जैसे तैसे वो गुफा के ऊपर की साइड से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इसी बीच फेट्रिक का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जबकि एस्बन और उसके साथी काफी आगे निकल जाते हैं। और इधर उस दानव को पहाड़ चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो दानव जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाता है। अब यहाँ एस्बन अपनी जादुई तलवार निकालकर उस दानव से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो दानव बहुत बड़ा और काफी ताकतवर था। तभी एस्बन मौके का फायदा उठाकर उस दानव के पैर पर तलवार से हमला करता है, जिससे वो दानव बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एस्बन पर तेजी से हमला कर देता है, जिससे एस्बन की तलवार उसके हाथ से छूटकर सीधा पहाड़ के नीचे जाकर गिर जाती है। अब क्योंकि उनके पास दानव से लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं था,
तब क्रिस्टीन डर के मारे उस दानव पर पत्थर फेंकने लगती है, पर उन पत्थरों से उस दानव पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है और उनके पास अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी बीच अचानक से वो दानव बेयर पर तेजी से हमला कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। क्रिस्टीन और पाल उसके पास जाकर उसे संभालते हैं, लेकिन तभी एस्बन को उस डायन की बात याद आती है कि वो दानव सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाएगा और सूरज बस निकलने ही वाला था कि तभी एस्बन अपने बैग से वही टूटा हुआ आईना निकालता है। फिर एस्बन उस कांच को ऊपर की ओर पकड़ता है ताकि सूरज की पहली किरण आईने पर पड़े और रिफ्लेक्ट होकर सीधा उस दानव पर जाकर पड़े। अब जैसे ही सूरज की पहली किरण उस दानव पर पड़ती है तो वो तेजी से चिल्लाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो दानव पत्थर में बदल जाता है, जिससे क्रिस्टीन गुस्से में एक लात मारती है और वो दानव चकनाचूर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर फेट्रिक उस पहाड़ से गिरने से बच गया था। अब वहाँ से उठकर वो जंगल से होते हुए गुजर रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक डायन मिलती है। वो उस डायन से राजकुमारी के राज्य का पता पूछता है तो डायन फेट्रिक को देखकर समझ जाती है और मुस्कुराते हुए जानबूझकर उसे गलत रास्ता बता देती है, जो उसे उसी गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ वो चुड़ैल उसे सुनहरा सेब खिलाकर अपने काबू में कर लेती है। वहीं अगले दिन एस्बन और उसके भाई और क्रिस्टीन सही सलामत महल पहुँच जाते हैं। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और राजकुमारी को बचाने के लिए उनका धन्यवाद करता है। साथ ही वो उन्हें एक इनाम देने का वादा करता है, लेकिन वो बस अपना घर ठीक करने के लिए ही पैसे लेते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन और एस्बन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर वे तीनों भाई अपना इनाम लेकर अपने घर लौट जाते हैं। घर आते ही वे तीनों देखते हैं कि घर पर उनके पिता उनका इंतजार कर रहे हैं और वो अपने बेटों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी एस्बन के पिता उससे माफी मांगते हैं और एस्बन अपने पिता को वो इनाम के पैसे भी देता है और एस्बन के पिता इतने सारे पैसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन क्रिस्टीन एस्बन से मिलने आती है, जहाँ क्रिस्टीन और एस्बन पहले तो एक दूसरे को देखते हैं, फिर घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।